Assalamu alaikum. This is your mentor Syed Muhammad Usman Nasir from the platform of BG Learners Institute. Respected student, जैसा कि मैं आप लोगों से कमिटेड हूँ कि मैं आपको इंशाल्लाह बीजी या बी गैस सी स्वीप पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 जो कि TWI का एक सर्टिफिकेट है पेंट इंस्पेक्टर का, उसकी टेक्स्ट बुक की उर्दू जुबान के अंदर आसान लफ्जों में उसके कंसेप्ट आप तक पहुंचाऊंगा। उसी का एक सिलसिला आज चैप्टर नंबर 4 एक छोटा सा क्लिप बनाने लगे कि बेसिक जो पेंट है, पेंट किसको कहा जाता है, पेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, और जब हम पेंट किसी सबस्ट्रेट के ऊपर लगाते हैं तो वो पेंट किस असूल के तहत क्योर होता है या सॉलिड फिल्म में तब्दील होता है। क्योर होता है यानी क्योरिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो कितने होते हैं, उनके हवाले से उनकी बात करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि पेंट जो है अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन करें तो पेंट की क्लासिफिकेशन किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम पेंट की डेफिनेशन की बात करें तो याद रखें, डेफिनेशन ये है कि पेंट एक ऐसा मटेरियल है जो जब किसी सरफेस के ऊपर, किसी पाइप के ऊपर, किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, सरफेस के ऊपर लगाया जाए तो वो मटेरियल जिस सरफेस के ऊपर हमने लगाया है, नंबर एक उसको प्रोटेक्शन मुहैया करें। किससे प्रोटेक्शन? क्रोयन से बचाए, क्रोयन से प्रोटेक्शन मुहैया करें। और दूसरा, ना सिर्फ प्रोटेक्शन मुहैया करे बल्कि उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है, उसको चेंज कर दे। आपने देखा होगा अक्सर सीमेंटेड वॉल भी हो तो उसके ऊपर जो है, जैसे मेरे पीछे आप एक वॉल देख रहे हैं ना, सीमेंटेड वॉल है, सीमेंटेड वॉल का अपना एक ग्रे स्ट्रक्चर या कलर होता है, लेकिन उसके ऊपर देखें आपने एक लेयर चढ़ा दी, एक मटेरियल को चढ़ा दिया जिसने क्या किया, नीचे वाली सरफेस को का टेक्सचर चेंज कर दिया है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज कर दी है। तो याद रखें, हर वो मटेरियल जो नीचे वाली सरफेस यानी जिस सरफेस के ऊपर वो अप्लाई किया जा रहा है, जिस सरफेस के ऊपर लगाया जा रहा है, अगर जिस सरफेस के ऊपर हम मटेरियल लगाते हैं उस सरफेस को क्रोयन से बचाए, उसको प्रोटेक्शन मुहैया करें, और दूसरे नंबर पे उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज कर दे, ऐसे मटेरियल को हम पेंट कहते हैं। ये पेंट की प्रॉपर डेफिनेशन हुई। याद रखें, जहां तक क्लासिफिकेशन की ताल्लुक है तो पेंट के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं क्लासीफाई करने के। पहला अगर पैरामीटर देखें तो वो क्योरिंग प्रिंसिपल्स हैं। क्योरिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत जो है वो, या वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके तहत जो पेंट है वो एक मखसूस शक्ल अख्तियार कर लेता है। और वो क्योरिंग प्रिंसिपल्स कितने हैं जी? 3 क्योरिंग प्रिंसिपल्स हैं। पहला क्योरिंग प्रिंसिपल है बैरियर। बैरियर बैरियर आमतौर पर भी आपने देखा होगा, जब कभी कोई ट्रैफिक चल रही हो या किसी चीज को आने से, किसी चीज का फ्लो रोकना हो, डाइवर्ट करना हो, तो बैरियर लगा दिया जाता है। बैरियर से कुछ चीज क्रॉस नहीं कर पाती। वहां से जहन में रखें ना कि बैरियर बैरियर जब पेंट आप अपने सबस्ट्रेट के ऊपर करें तो वो पेंट एक ऐसी लेयर बना में तब्दील हो जाए या ऐसी लेयर बना दे कि उस लेयर में से कोई चीज गुजर ही ना पाए। उस लेयर में से कोई चीज से मुराद देखें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ना गुजरने पाए। वाटर वेपर्स जो बतौर इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहे हैं तो वो ना गुजरने पाए। हमने पढ़ा है ना कि इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स बतौर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, और जबकि सबस्ट्रेट के अंदर एनोड और कैथोडिक पार्ट्स होते हैं। तो वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ना होने दे, इवन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मुहैया करे, ऐसा मटेरियल, ऐसी लेयर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मुहैया करे, जो वाटर वेपर्स को अपने अंदर से गुजरने ना दे, ऑक्सीजन को अपने अंदर से गुजरने ना दे, किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को जो अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, ऐसी लेयर को इम्परमिएबल लेयर बोलते हैं। अगर पेंट ऐसी इम्परमिएबल लेयर बनाए तो इस असूल को, इस प्रिंसिपल को बैरियर प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए लिखता क्या है, बैरियर द मटेरियल फॉर्म अ थिक इम्परमिएबल लेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कहता है वो मटेरियल जो थिक इम्परमिएबल लेयर बनाए। इम्परमिएबल लेयर ऐसी लेयर जो अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को ना गुजरने दे, इवन इलेक्ट्रॉन्स को ना गुजरने दे, ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं, ये एक इम्परमिएबल लेयर है।
जैसे अगर पेंट के अंदर आपने यूरिथेन पेंट सुना होगा, यूरिथेन बेसिकली पेंट का अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो अहम पेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट बाइंडर होता है, तो यूरिथेन एक बाइंडर का नाम है। तो यूरिथेन पेंट जो अगर आप सरफेस के ऊपर लगाएं तो ये अंडरलाइंग सरफेस को प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन प्रोटेक्शन किस सूरत में देता है, एक बैरियर बनाकर, एक इम्परमिएबल लेयर बनाकर उसको प्रोटेक्शन मुहैया करता है। अगर हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो सेकंड प्रिंसिपल है पैसिवेशन। पैसिवेशन क्या है? causing a chemical reaction between the paint constituents and the substrate, यानी सबस्ट्रेट और पेंट जो आपने लगाया उन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में रिएक्शन करें और रिएक्शन करके एक लेयर बना दें, और वो लेयर क्या करे, रस्ट को, क्रोयन के अमल को, क्रोयन के केमिकल रिएक्शन को रोक दे, रस्टिंग प्रोसेस को इनहिबिट कर दे, रोक दे। तो जैसे रस्ट इनहिबिटिव प्राइमर्स होते हैं। प्राइमर किसे कहते हैं? सरफेस के ऊपर लगाया जाने वाला जो पहला कोट है उसे हम प्राइमर बोलते हैं। तो रस्ट इनहिबिटिव प्राइमर के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो सरफेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ मिलकर एक ऐसी लेयर, पेंट को एक ऐसी लेयर की सूरत में तब्दील कर देते हैं जो फर्दर क्रोयन रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो इस असूल को हम पैसिवेशन कहते हैं। तीसरा प्रिंसिपल या असूल जो है वो है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन हुई, चैप्टर नंबर 13 में भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन हुई। हमने पढ़ा कि क्रोयन हमेशा एनोड पर होती है, कभी क्रोयन जो है वो कैथोड पर नहीं होती। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिस सरफेस को हमने क्रोयन से बचाना होता है उसको कैथोड बना देते हैं, और जिस सरफेस को हमने, दूसरी सरफेस जिसको हम एनोड बना देते हैं, वो अपना आप सेक्रीफाइस कर देती है। यानी आपने पढ़ा था बायोमेटालिक कॉन्टैक्ट या सैक्रिफिशियल एनोड सिस्टम, कि जिसमें दो मेटल्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक मेटल लेस नोबल हो जाती है, एक मेटल मोर नोबल हो जाती है। जो लेस नोबल होती है वो मोर रिएक्टिव भी होती है, और ये जो मोर रिएक्टिव लेस नोबल है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। इसकी अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखें गैल्वेनिक लिस्ट के अंदर तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस नोबल मेटल को जब आप दूसरी मेटल के साथ जोड़ते हैं तो दूसरी मेटल जो है वो मोर नोबल हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाती है। और याद रखें, जो मोर रिएक्टिव है, लेस नोबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मेटल एनोड बन जाएगी, ये जल्दी जल्दी क्रोयन का शिकार हो जाती है। जब इस मेटल को दूसरी मेटल के साथ जोड़ें तो एक एनोड और दूसरा कैथोड, जो लेस नोबल है वो एनोड बन जाता है, जो मोर नोबल है वो कैथोड बन जाता है। जो मोर रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव है वो एनोड बन जाता है, जो लेस रिएक्टिव है वो कैथोड बन जाया करता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एनोड बन जाता है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कैथोड बन जाता है। तो इसलिए दो मेटल्स को जब भी आप आपस में जोड़ें तो एक जो है वो एनोड बन जाए और एक कैथोड बन जाए। तो एनोड जो बनेगी वो क्रोयन का शिकार हो जाएगी, क्योंकि क्रोयन एनोड पर होती है, और दूसरी मेटल जो है उस वो कैथोड बनने की वजह से क्रोयन से बच जाएगी। बस इस असूल को मद्देनजर रखते हुए जो पेंट जो है वो मटेरियल या पेंट मटेरियल सरफेस के साथ हम कांटेक्ट करवाते हैं तो फिर जो पेंट फिल्म बनती है उसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन के असूल के तहत कहते हैं कि ये बन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन देखें लिखा क्या है कि इम्प्लॉइज द बायोमेटालिक प्रिंसिपल। ये बायोमेटालिक प्रिंसिपल वही दो मेटल्स का जब आपस में जोड़ा जाए तो उस प्रिंसिपल के तहत जब जोड़ा जाता है तो उसमें लेस नोबल मेटल एज पिगमेंट, वो पेंट का जो प्राइमर है उसमें लेस नोबल मेटल्स को बतौर पिगमेंट शामिल कर दिया जाता है, और वो जब सरफेस के साथ अटैच होती है तो वहाँ बतौर सैक्रिफिशियल एनोड काम करती हैं और सरफेस को कैथोड बनाकर उसकी प्रोटेक्शन करती रहती है। इसलिए इसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। और ये भी जो मेटालिक पिगमेंट्स जिनको आपने एनोड बनाया हुआ था, ये भी प्राइमर में बतौर पिगमेंट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह पैसिवेशन के असूल के तहत अगर पेंट क्योर हो रहा है तो उसमें भी प्राइमर में रस्ट इनहिबिटिव पिगमेंट्स डाले जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर कैथोडिक प्रोटेक्शन वाले पिगमेंट्स अगर आपने डाले हैं, यानी बायोमेटालिक वाला ज़हन में रखा है, तो सैक्रिफिशियल पिगमेंट्स डाले हैं, एनोडिक पिगमेंट्स डाले हैं, तो जैसे जिंक रिच प्राइमर है उस प्राइमर में वो ऐड कर दिए जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद फर्दर दूसरा पैरामीटर जिसकी बुनियाद पे पेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है वो है पेंट के से लिए जाने वाले फंक्शंस। यानी पेंट जो है वो फंक्शंस की बुनियाद पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर हम बात करें
पहले फंक्शन क्या, मिसाल के तौर पर एंटी फाउलिंग पेंट है। एंटी फाउलिंग पेंट क्या, इनहिबिट मैरीन ग्रोथ ऑन शिप हल्स। आपको पता है जो शिप पानी के अंदर मौजूद होते हैं उनका नीचे वाला स्ट्रक्चर मोस्टली एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, और पानी में रहने की वजह से उसके ऊपर मैरीन ग्रोथ, एल्जी, फंजाई, फंगस, मोल्ड्स की सूरत में हो जाती है, और वो भी फिर क्या कहते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्रोयन की वजह बन जाते हैं, सरफेस को खाते हैं। तो वहां पे क्या किया जाता है, एंटी फाउलिंग पेंट लगा दिए जाते हैं। वो पेंट इस मैरीन ग्रोथ को रोकते हैं, इसलिए इसका नाम ही एंटी फाउलिंग रखा गया। जैसे दूसरा, रोड मार्किंग। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं रोड्स के ऊपर जो है वो येलो कलर के, व्हाइट कलर की लाइंस लगी है, मार्किंग हुई है, लाइंस लगी होती है। अब देखो इससे फंक्शन ये लिया जा रहा है कि रोड मार्किंग की है, रोड के ऊपर लाइंस लगाई हैं, रोड मार्किंग की है, लिहाजा जो पेन रोड मार्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फंक्शन की बुनियाद पे उसकी कैटेगरी, उसकी क्लास ही बना दी गई कि ये रोड मार्किंग पेंट है। इसी तरह फायर प्रूफिंग है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फायर। ये जो है वो फायर प्रूफिंग, रेजिस्टेंस टू फायर, फायर को मुजाहमत करते हैं, जितनी मर्जी आग लगे जिस सबस्ट्रेट के ऊपर, लेकिन पेंट जो है उसको उसको रेजिस्ट करे, पेंट ना जले, तो उसे फायर प्रूफिंग पेंट बोलते हैं। उसके बाद हीट रेजिस्टेंस है फॉर सरफेस वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, एंटी क्रोसिव क्रोजन को रोकने वाले, एंड मैनी मोर, और बहुत सारे इस तरह जो फंक्शन आप पेंट से ले रहे होते हैं। तो कुछ हिस्से ऐसे, कुछ ऐसे जोग्राफिकल रीजन होते हैं जो जो फंक्शंस की बुनियाद पे पेंट को क्लासीफाई कर देते हैं। तो अभी तक दो चीजें पढ़ ली। एक हमने कहा कि पेंट को क्लासीफाई उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स, क्योरिंग प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे, जिसमें हमने कहा था 3 प्रिंसिपल्स हैं। तो उन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे बैरियर, पैसिवेशन और कैथोडिक प्रोटेक्शन के असूल के तहत जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। और दूसरा जो है वो उनसे लिए जाने वाले फंक्शंस की बुनियाद पर उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तीसरा, जो पेंट जिन अज्जा से मिलकर बना है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, उनकी बुनियाद पे भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि पेंट कैन बी क्लासिफाइड बाय बाइंडर टाइप। बाइंडर क्या है, बाइंडर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है पेंट का, मेन अज्जा है, मेन जुज है, समझ लें। इसके बगैर पेंट बन ही नहीं सकता बाइंडर के बगैर में, ठीक है। और बाय कलर, और जो इसमें कलर यूज हो रहे हैं, कलर किस वजह से आते हैं, कलर पिगमेंट्स की वजह से, जिनको हम ओपेक पिगमेंट्स आगे जाके पढ़ेंगे उनको कहा जाता है। तो कलर की बुनियाद पे भी उसको क्लासीफाई किया जाता है, बाइंडर की बुनियाद पे किया जा सकता है, कलर की बुनियाद पे किया जा सकता है, और इन सम केसेस इवन बाय द पिगमेंट टाइप, और पिगमेंट की जो मुख्तलिफ इकसाम हैं उनकी बुनियाद पे भी इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो हमने कहा डिफरेंट बेसिस पे, डिफरेंट पैरामीटर्स की बुनियाद पे किए जाते हैं। फिर क्या है, नो मैटर विच आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड। कहते हैं इस बात को कोई सरोकार नहीं है या इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने उस मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करें। आप फंक्शन की बुनियाद पे करें, चाहे उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बुनियाद पे करें, या चाहे आप उनके वर्किंग प्रिंसिपल की बुनियाद पे करें। ऑल पेंट कंटेन द सेम बेसिक इंग्रेडिएंट, टाइप कोई भी हो, हर तरह के पेंट के अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बेसिक अज्जा हैं जिनसे मिलकर पेंट बना हुआ होता है, वो तकरीबन सेम है। वो कौन कौन से, नंबर 1 बाइंडर है, नंबर 2 पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स हैं, और नंबर 3 सॉल्वेंट्स है। और सॉल्वेंट का अगर लिखा हो वेयर एप्लीकेबल, यानी कुछ ऐसे पेंट भी हो सकते हैं जिनमें सॉल्वेंट शामिल हो, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉल्वेंट के बगैर भी हो। तो बाइंडर और पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स जो है वो दो जुज लाजम हैं। फिर सॉल्वेंट इफ एप्लीकेबल या वेयर एप्लीकेबल, अगर मौजूद हो या ना हो, उससे टाइप चेंज हो जाती है, लेकिन अगर ना भी हो तो पेंट बन जाया करता है। It is the chemical structure and the composition of these constituents which gives the paint their own individual properties. याद रखें, यही जो बाइंडर, पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स और सॉल्वेंट्स, इनका अपना जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद पर आप ये कौन सा बाइंडर कौन सी प्रॉपर्टीज का हामिल है, ये उनके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हर बाइंडर, हर पिगमेंट, हर सॉल्वेंट अपने केमिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक अपनी रिस्पेक्टिवली समझ लें कि अपनी प्रॉपर्टीज जो है या अपनी परफॉर्मेंसेस देता है, प्रॉपर्टीज देता है। पेंट आर सप्लाइड एज आइदर लिक्विड और सॉलिड इन पाउडर फॉर्म एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब आगे पेंट की सप्लाई के हवाले से बात होगी कि पेंट जो है वो मार्केट में अगर हम लेने जाएं तो किस सूरत में अवेलेबल होता है, उसकी सप्लाई किस तरह होती है। क्या ऐसे पेंट भी मार्केट में आपको पता है मिलते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट मौजूद हो, तो वो सॉल्वेंट कंटेनिंग या लिक्विड कंटेनिंग पेंट्स हो जाते हैं।
कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सॉल्वेंट होते ही नहीं है, तो वो पाउडर पेंट्स भी होते हैं। तो इस तरह की अवेलेबिलिटी के एतबार से, सप्लाई के एतबार से देखा जाए तो पेंट की भी टाइप्स है। वो कैटेगरीज क्या है? नंबर एक जी, लिक्विड पेंट कंटेनिंग सॉल्वेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ पेंट ऐसे हैं जिनमें सॉल्वेंट ऑलरेडी शामिल होता है। सो दिस ग्रुप इज स्टिल द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ सेल्स। आज भी सबसे ज्यादा सेल होने वाला जो ग्रुप है वो लिक्विड पेंट कंटेनिंग सॉल्वेंट है, यानी ऐसे पेंट्स हैं जिनमें सॉल्वेंट मौजूद है। It is the important to realize that the solvent does not relate solely to hydrocarbon solvent but also include water. यहाँ सॉल्वेंट से मुराद, वो कहता है ये बात जरूरी है ज़हन में रखें कि सॉल्वेंट से मुराद सिर्फ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स नहीं है, सॉल्वेंट से मुराद सिर्फ मिट्टी का तेल नहीं है, सॉल्वेंट से मुराद सिर्फ पेट्रोल नहीं है, सॉल्वेंट से मुराद हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट ज़ाइलीन, टॉलिन, बेंजीन वगैरह नहीं है। सॉल्वेंट से मुराद पानी भी हो सकता है, तो पानी वाले पेंट भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट वाले पेंट भी होते हैं। जब भी सॉल्वेंट की बात करें तो जहन में आना चाहिए कि पेंट या तो वाटर वाले होंगे या हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स वाले होंगे, दो ही कैटेगरी के होते हैं। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स को आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, एरोमेटिक, एलिफेटिक वगैरह, कीटोन्स वगैरह, ये सॉल्वेंट की टाइप्स आ जाएंगे और आगे जाके आप पढ़ेंगे भी। Due to modern Environmental Protection Act requirements, manufacturers are researching into new paint technology involving vastly reduced amount of volatile organic compounds. कहते हैं लेकिन याद रखें, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और ईपीए सख्त होता जा रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट सख्त होती जाती है, स्ट्रिक्ट होती जा रही है, तो फिर मैन्युफैक्चरर की कोशिश हो रही है कि जनाब पेंट बनाएं, लेकिन पेंट में जो सॉल्वेंट है, नंबर या तो सॉल्वेंट का इस्तेमाल ना हो या कम हो, अगर जो हो तो ऐसे सॉल्वेंट हो जो एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट ना डालें, एनवायरनमेंट के ऊपर नुकसान ना पहुंचाएं। देखें, आप सॉल्वेंट कंटेनिंग पेंट है, जब आप पेंट लगाते हैं तो उसमें मौजूद सॉल्वेंट क्या होता है? वो उड़ता है। पेंट के अंदर जो मटेरियल एम्बियंट टेम्परेचर पर खुद ब खुद उड़कर हवा का एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनता है, उसे हम वोलेटाइल कंपाउंड्स कहते हैं या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। वीओसीज मुख्तसरन लिखा जाता है, वीओसीज, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो एम्बियंट टेम्परेचर पर खुद ब खुद इवेपोरेट होते हैं, उन्हें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो देखिए, पेंट लगाया तो पेंट में जो सॉल्वेंट है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पर खुद ब खुद इवेपोरेट होता है ना, वो इवेपोरेट होगा तो पीछे पेंट खुश्क होगा, वो इवेपोरेट ही नहीं होगा तो पेंट पीछे खुश्क ही नहीं होगा। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, तो वीओसीज इसे कहा जाता है। तो यानी ईपीए की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैन्युफैक्चरर आज कोशिश कर रहा है, अपने रिसर्च वर्क को मजीद बढ़ा रहा है, और उनकी कोशिश है कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी मिकदार कम से कम की जाए, ताकि वो कम से कम जब एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनेंगे तो वो नुकसान भी कम। सम आर यूजिंग वाटर बेस्ड, तो फिर मैन्युफैक्चरर ज़्यादातर या तो कोशिश कर रहा है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल कम किया जाए, और उसके अल्टरनेट के तौर पर जो है वो पानी के बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता एनवायरनमेंट को। और कुछ तो ऐसे हैं वो कहते हैं यार ऐसा करें कि हमें सॉल्वेंट, चाहे पानी हो चाहे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट फ्री पेंट बनाना चाहिए, सॉल्वेंट के बगैर ही पेंट होना चाहिए। तो सॉल्वेंट फ्री पेंट क्या होते हैं जी, इसको भी देख लेते हैं। एज द नेम इम्प्लॉइज दीज मटेरियल कंटेन नो सॉल्वेंट। कहते हैं नाम से पता चल रहा है सॉल्वेंट फ्री है, यानी इसमें सॉल्वेंट है ही नहीं, और अगर हैं भी तो इतनी माइन्यूट सी मिकदार में होते हैं, माइन्यूट सी मिकदार में होते हैं। और ज़्यादातर इसमें यही कंसिडर किया जाता है कि सॉल्वेंट फ्री है ये, इसमें सॉल्वेंट इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। सो ये पेंट जो सॉल्वेंट फ्री हैं, डेफिनेटली ये सॉल्वेंट के बगैर पेंट होते हैं। दीज आर जनरली केमिकल क्योरिंग मटेरियल। ये जो सॉल्वेंट के बगैर हैं ये मोस्टली टू पैक मटेरियल में आते हैं, यानी अलग अलग आते हैं। बेस होता है और एक्टिवेटर होता है, उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर की डायरेक्शन होती हैं, मिक्सिंग रेशियोज होती हैं, उनके मुताबिक उनको मिलाया जाता है, और दोनों कंपोनेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उनको मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स, उनके नतीजे में जो पेस्ट या पेंट बनता है उसको हम मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स कहते हैं जी, या उसको मुख्तसर MCLs बोलते हैं। और ये जो MCLs हैं आर मेड यूजिंग सॉल्वेंट बोर्न मटेरियल। ठीक है जी, इसको सॉल्वेंट बोर्न मटेरियल, सॉल्वेंट फ्री और MCLs, ये कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। उसके बाद में है पाउडर, पाउडर्स, यानी पेंट जो है वो पाउडर्स फॉर्म में भी पाए जाते हैं। Virtually solvent free MCLs which are solid at room temperature। ये जो MCLs हैं, कहते हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। मल्टी कंपोनेंट लिक्विड्स जो हैं ये क्या होते हैं?
ये सॉल्वेंट फ्री होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे इनको कंसिडर किया जाता है कि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। द बेस यानी रेजन यानी बाइंडर एंड द एक्टिव केमिकल एक्टिवेटर, और उसके अंदर अदर एडिटिव्स वगैरह वो केमिकल एक्टिवेटर्स along with the other constituents required to complete the formulation, वो फार्मूले के मुताबिक और बाकी जो भी पेंट बनाने के हैं वो सारे के सारे आर हीटेड अप टू द रेजन मेल्टिंग पॉइंट। सारे मटेरियल को इकट्ठा करके यानी उसमें बाइंडर बेस या रेजन भी बोलते हैं, बाइंडर डाल दें, पिगमेंट डाल दें, और जितने जिन जो जो अज़ा से पेंट बनाना है वो सारे डाल दिए जाते हैं। डालने के बाद में चूंकि इसमें सॉल्वेंट नहीं होता तो इसमें सारे अज़ा डाले जाते हैं, सारे खुश्क ही हैं। और इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो जो बेस है रेजन है या जिसे हम बाइंडर बोलते हैं उसका होता है। तो जितना मेल्टिंग पॉइंट रेजन का हो कम से कम उतना जरूर इस सारे मटेरियल को इकट्ठा करके मिक्स करके गर्म करके पिघलाया जाता है। उतने मेल्टिंग पॉइंट जो रेजन या बेस का होता है बाइंडर का तो उतना कम से कम टेम्परेचर दिया जाता है। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है तो ये सारे पेंट कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो सारे उस वक्त जो है वो सारे मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर मिक्स होकर एक होमोजेनियस सा लिक्विड या मिक्सचर बना देते हैं। फिर इनको ठंडा कर लिया जाता है। जब ये ठंडा होता है तो ये सख्त सूरत तक तैयार कर लेते हैं। फिर वो सख्त जो होते हैं उनको ग्राइंडिंग की जाए, ग्राइंडिंग करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका साइज पिगमेंट साइज कर लिया जाता है या पेंट पार्टिकल साइज अपना जितना रिक्वायरमेंट होता है उतने हिसाब से उसकी ग्राइंडिंग करते रहते हैं। जब आपको रिक्वायर्ड साइज मिल जाता है उस वक्त आप पेंट अपने तकरीबन पाउडर फॉर्म में आ चुका होता है। इन थ्योरी every particle contain all necessary ingredient to effect a cure into protective film। और याद रखें जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है ना तो उसका एक पाउडर का जरा भी उठा के देखें तो उसके अंदर पेंट में पाए जाने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स के तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि अगर एक जरा उठाए तो सिर्फ बाइंडर के हाथ में आएगा, नहीं, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर बना था। फिर आपने उसको वो सॉलिडिफाई हुआ था, फिर उसने आपने उसको ग्राउंड किया है, उसको ग्राइंडिंग की है उसकी, तो इस वजह से हर एक जर्रे के अंदर तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे। क्लियर है? पाउडर कैन बी अप्लाइड। आप ये पाउडर पेंट अप्लाई कैसे किया जा सकता है थोड़ा सा उसके बारे में बताया जा रहा है कि पाउडर कैन बी अप्लाइड ऑन द प्री हीटेड सबस्ट्रेट इन केस ऑफ सब्सटेंशियल स्टील थिकनेस। कहते हैं अगर कुछ सबस्ट्रेट आपके पास ऐसे है जिसकी थिकनेस अच्छी है, मोटी है, ताकतवर है, मजबूत है, समझ लें कि मजबूत पायदार सरफेस है आपके पास, और उसके ऊपर आपने पाउडर पेंट करना है तो फिर आप ऐसा करें उस सरफेस को पहले हीट कर लें। प्री हीट कर सकते हैं उसको, पहले हीट करें फिर पाउडर उसके ऊपर स्प्रे करें। और हीट कितना करना था? मोस्टली 240 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप उसको इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर क्या होता है कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट है, थिन है, पायदार नहीं है, या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ स्ट्रेस्ड एरियाज हैं जहाँ नट बोल्ट्स लगे हैं, या स्ट्रेस्ड एरिया हैं जहाँ पे समझ जोड़ शोड़ लगे हैं, स्ट्रेस्ड एरिया जहाँ आप समझते हैं कि अगर ज़्यादा देर तक हीट देते हैं तो यहाँ पे क्रैक्स पैदा हो सकते हैं, टूट सकता है सबस्ट्रेट, क्रैक्स का शिकार हो सकती है, अनफ्यूज्ड एरिया प्रोड्यूस हो सकता है। तो वहाँ पे फिर ज़रूरी होता है कि वैसी सरफेस के ऊपर पेंट इलेक्ट्रोस्टैटिकली पहले पाउडर पेंट को शावर कर दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिकली का क्या तरीक़ेकार होता है कि पहले सबस्ट्रेट जिसको शावर करना है आपने पाउडर पेंट के साथ, उस सबस्ट्रेट को कैथोड बना दिया जाता है, और जो जो गन है जिसमें से पाउडर आप शावर कर रहे हैं तो वो पाउडर पार्टिकल जब गुजरते हैं तो वो आयोनाइज एयर से या उस गन को की टिप को जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एरिया में तब्दील कर दिया जाता है, जिससे पेंट पार्टिकल चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की सूरत में बन के निकलते हैं। और नीचे जो सबस्ट्रेट है वो नेगेटिव बनाई होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से पाउडर उसके ऊपर चिपक जाता है। जब पाउडर उसके ऊपर चिपक जाता है, जम जाता है, तो बाद में जब हम उसको हीट देते हैं तो वही पाउडर पार्टिकल पेंट पार्टिकल्स हीट की वजह से मेल्ट होकर कोटिंग की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। तो ये तरीक़ेकार है आपका पाउडर पेंट का एप्लीकेशन का। उसके बाद में अगर हम देखें तो वो पेंट के जो मेन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या बाइंडर्स हैं या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि बाइंडर है, हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज तक के लिए इतना। नेक्स्ट जो हम अभी क्लिप बनाएंगे उसमें जो है वो इंशाल्लाह पेंट के जो मेन कंस्टिट्यूएंट जिसको बाइंडर बोला जाता है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़।